नमस्कार। चलिए आज सुनते हैं शापित शैशव श्रीमती मालती जोशी जी की कहानी का अंतिम भाग। क्षमा कीजिएगा, मैं ये कहानी आपको पहले नहीं सुना पाई क्योंकि मैं कुछ अन्य कार्यों में व्यस्त थी और वो आप देख सकते हैं मेरे दूसरे चैनल सरोजेंद्र पर। कृपया उस चैनल को भी देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को भी आप लोग कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं रजनी और पारुल का अब क्या होगा। उस दिन नाश्ता अनछुआ ही रह गया। लक्ष्मी ने ट्रे मेरे सामने रखकर बड़ी अर्थपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा। मैंने कोई लिफ्ट नहीं दी और लापरवाही से कहा, आज मैंने बनाया था ना, अच्छा नहीं बना होगा, कोई बात नहीं, कैंटीन में खा लेगी, वहाँ सब चीजें मिलती हैं। आलोचना का इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाने पर लक्ष्मी उदास हो गई। फिर बड़ी देर तक रामधन के साथ खुसुर फुसुर होती रही। शायद रामधन ने बताया भी हो, आज बहूजी ने जबरदस्ती अपने हाथ का नाश्ता खिलाना चाहा था, तभी वे भी भूखी चली गई। जो भी हो, 4-5 दिन तक वह यूं ही अनमनी बनी रही। खाना भी ऐसा वैसा ही खाती रही। रामधन मनुहार भी करता रहा। मैंने न ध्यान दिया न मनाने की कोशिश की। मैं वह सीमा पार कर चुकी थी। अब पहल उसे ही करनी थी। मैं केवल प्रतीक्षा कर रही थी, एकदम तटस्थ भाव से। पर मेरी यह तटस्थता कितनी सतही थी, इसका शीघ्र ही पता चल गया। उस दिन सुबह से ही रिमझिम शुरू हो गई थी। जाते समय पारुल रेन कोट के लिए गेट से लौट कर आई थी, ये मैंने देखा था। ये जब लंच के लिए आए, पानी तब भी बरस रहा था पर हल्का था। हम लोग खाना खाकर लेटे ही थे कि बारिश तेज हो गई। 3 बजे तक तो उसने घनघोर रूप धारण कर लिया। देखिए तो कैसा धुआंधार बरस रहा है। सावन का महीना है, अब भी नहीं बरसेगा। मुझे तो पारुल की चिंता हो रही है। कॉलेज भी तो मरा शहर के दूसरे छोर पर है। रेन कोट लेकर गई है ना। ओफो, ये पानी तो देखिए, यह क्या रेन कोट के बस का है। जिस पर वह लूना से गई है, पूरी भीग जाएगी तो घर आकर कपड़े बदल लेगी। आप तो कमाल करते हैं। तो मुझे क्या करने को कहती हो? उसे जाकर ला नहीं सकते? जरूर ला सकता हूँ, पर जानती तो हो वह लड़की कैसी तूफान है। मैं चला भी जाऊं तो क्या वह मेरे साथ आएगी? और लोगों के सामने मेरा तमाशा बन जाएगा। और देखो, कहीं फोन मत करना, उस दिन जैसा नाटक हो जाएगा। तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? मैंने चिढ़कर कहा। कैसे बाप हैं आप? पानी ही तो बरस रहा है, कोई प्रलय नहीं आया है जो तुम इतना परेशान हो रही हो। उसकी बहुत सी सहेलियां हैं, वहीं आसपास रहती हैं, थोड़ी देर के लिए कहीं भी रुक जाएगी। नो रिलैक्स। किसी के रिलैक्स कह देने से क्या होता है? मेरी चिंता तो वैसी ही बनी रही। पता नहीं कितनी बार मैंने दरवाजे के चक्कर लगाए होंगे, पता नहीं कितनी बार तो कहा होगा, लड़की पता नहीं कहाँ रह गई है। शाम को पानी का जोर थोड़ा कम हुआ पर लड़की का कहीं पता नहीं था। मेरी व्यग्रता और बढ़ गई। सोच लिया था कि अगर 7 बजे तक वह नहीं लौटी तो उसके पिता को गाड़ी निकालनी ही होगी। मैं घड़ी की सुइयों पर ही नजर गड़ाई थी कि रामधन की आवाज़ सुनाई दी। बहू जी, बेबी आ गई। मैं दौड़कर दरवाजे पर पहुंची, देखा लत पत चली आ रही है, साथ में 2 मूर्तियां और हैं। लीजिए साहब, संभालिए अपनी अमानत। अरे ऐसा तूफान मचाया कि बस बरसते पानी में आना पड़ा। पागल, मैंने पारुल को हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। अपने साथ आंटी को भी गीला कर दिया। फोन कर देती, पापा खुद जाकर लेवा लाते। उसने मुझसे नहीं कहा था बहन जी, वो तो अकेली ही आ रही थी। पर बताइए, जवान जहान लड़की को ऑटो में अकेले कैसे भेज दें? जमाना कितना खराब चल रहा है। लड़कियों को तो कुछ कहो तो बुरा लगता है। पर आप ही बताइए, आप भीतर तो आइए, ऑटो खड़ा है, उसे मैं विदा कर देती हूँ, ये आपको छोड़ आएंगे। पारुल, तुम जाकर झटपट कपड़े बदलो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। भीतर जाकर मैंने रामधन को अदरक वाली चाय बनाने का आदेश दिया। लक्ष्मी के हाथ ऑटो के पैसे भिजवाए, इन्हें तैयार रहने की सूचना दी। फिर 2 तौलिया लेकर बाहर आ गई। तब तक माँ बेटी ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। मुझे लगा कि आगंतुक महिला भीतर आने को उत्सुक ही थी, तभी तो जरा से अनुरोध पर मान गई। डॉक्टर साहब आज शायद घर पर ही हैं? उन्होंने पूछा। जी हाँ, रोज तो 6 बजे ही निकल जाते हैं। आज पारुल की वजह से रुक गए। उसे लेने ही जा रहे थे पर पता नहीं था कि कहाँ पर है। सब की सब हमारे घर पर ही इकट्ठा हो गई थी। मैंने भी वीसीआर लगा दिया।
वही मैंने प्यार किया। पता नहीं कितनी बार देखती हैं ये लोग, पर आज तो पिक्चर आधी भी नहीं हुई और सब की सब खड़ी हो गई। पारुल तो एकदम सड़क पर चल दी। बड़ी मुश्किल से रोका उसे मैंने और साथ ले आई। बहुत डरती है आपसे। जी नहीं जी, डर तो होना ही चाहिए। चोट माँ की हो या बाप की, लड़कियों को थोड़ी सी दहशत तो होनी ही चाहिए। दरअसल चिंता हो जाती है, मैंने मिमियाते हुए कहा। एक बार पता रहे कि कहाँ है फिर कोई बात नहीं, पर यही तो है, यही तो मैं इनसे कह रही थी। घर में माँ होने से बहुत फर्क पड़ता है। भले ही वह मम्मी, उनके सौतेली कहने से पहले ही लड़की ने डपट दिया। मम्मी तुम्हें कुछ मालूम तो है नहीं, बस बोलती जा रही हो। डर वर की कोई बात नहीं है। दरअसल उसकी गीतांजलि और शाहीन से झड़प हो गई थी, इसीलिए वह पिक्चर छोड़कर चल पड़ी थी। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ था। मम्मी की आंखें उत्सुकता से फैल गईं। बिटिया ने हताश होकर मेरी ओर देखा, फिर संक्षेप में बताया। अरे वो गीता और शाहीन है ना, बहुत नाटक करती हैं। खुद ही पिक्चर लगाने को कहा और खुद ही बीच में उठकर खड़ी हो गई। बोली कि देर हो रही है, घर जाएंगी। पारुल ने कहा ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर बाद चलते हैं, घर तो सभी को जाना है। तो दोनों कहती क्या हैं, तुम्हारी बात अलग है, तुम तो फ्री बर्ड हो, घर पर कोई कहने सुनने वाला नहीं है ना। लेकिन हमारी अम्मा लोग तो हमारी जान ही ले लेंगी। बस पारुल को ताव आ गया। अच्छा हुआ कि उसी समय चाय आ गई और मैं प्रस्तुत घटना पर टिप्पणी करने से बच गई। चाय पीते ही बिटिया उठ खड़ी हुई। मजबूरन माँ को भी उठना पड़ा। मैंने इन्हें आवाज़ दी, तब तक पारुल भी कपड़े बदलकर आ गई थी। पानी तो अभी थमा नहीं था, इसलिए हम दोनों ने मेहमानों को दरवाजे से ही विदा किया। गाड़ी गेट से बाहर निकल गई, तब हम लोग भीतर आए। देखा पारुल के बालों से अब भी पानी टपक रहा था। मन हुआ कि उसके कंधे पर पड़ा टॉवेल खींचकर उसका सिर अच्छे से पोंछ दूं, पर हिम्मत ही नहीं पड़ी। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही हल्की सी चपत लगाई थी। शायद वह मेरा अतिशय व्यग्रता का परिणाम था। बाल ठीक से सुखा लो पारुल, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। अपना ड्रायर भिजवा दूं क्या? वह सिर्फ मुझे देखती रही। अच्छा पहले गरम गरम चाय तो पी लो, काका ने अदरक डालकर बढ़िया चाय बनाई है। चाय मैं कमरे में पी लूंगी, उसने मेरे हाथ से कप लेते हुए कहा। फिर जाते हुए दरवाजे में ठिठक कर बोली, थैंक यू मम्मी। मैं खुश थी और चकित भी। रात को इच्छा हुई कि ये सुसंवाद इन्हें भी सुना दूं, पर अपने को रोक लिया। क्या पता यह उपलब्धि क्षणिक ही हो, हम खुद समझ नहीं पाते, पर हमारे अवचेतन में एक अदृश्य कंप्यूटर लगा होता है जो अपने आसपास की आवाज़ों को नोट करता रहता है। उसमें जरा भी व्यतिक्रम हो जाए तो मन चौंक उठता है। उस दिन ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे लूना की चिरपरिचित आवाज़ कानों में नहीं पड़ी तो मन बेचैन हो उठा। फिर सोचा मैं भी कैसी बेवकूफ़ हूँ, लूना तो घर आई ही नहीं। किचन में जाकर रामधन से कहा, काका बेबी तैयार हो जाए तो ऑटो ले आना, लूना घर पर नहीं है। बेबी तो शायद कॉलेज नहीं जा रही। क्यों, तबीयत खराब है क्या? कहा पता पड़ी तो है। नाश्ता किया था? हाँ थोड़ा मोड़ा। मैं पलटकर उसके कमरे की ओर चल दी, पर रास्ते में ही ठिठक गई। मेरा कमरे में जाना उसे पसंद आएगा, झिड़क तो ना देगी। पर अब बीच रास्ते में से लौटूंगी तो नौकरों के उपहास का पात्र बनूंगी। पारुल, मैंने नॉक नहीं किया, जी कड़ा करके सीधे कमरे में ही दाखिल हो गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज कॉलेज नहीं गई? इसी से पूछा। मैंने अपनी अनाधिकार चेष्टा की सफाई देते हुए कहा। मुझे लगा कि अब वो कहेगी नहीं गई तो आपसे मतलब, पर वैसा नहीं हुआ। क्षीण स्वर में बोली, यूं ही नहीं गई, सिर जरा भारी लग रहा था ना, सोचा आज छुट्टी ही सही। सिर तो भारी होगा ही, कल कितना भीग गई थी तुम। रात को याद ही नहीं रहा, पापा से एक आध गोली ले लेती तो ठीक रहता। वैसे गोली लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जुकाम तो अपनी मियाद पूरी करके ही पिंड छोड़ता है। हाँ दवाई लेने से थोड़ा रिलीफ जरूर हो जाता है। मुझे पता ही नहीं चला कि बात कहते हुए मैं कब उसके पास पहुंचकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी थी। जब होश आया तो देखा मेरा वह स्पर्श उससे सहा नहीं जा रहा है। उसके होंठ काँप रहे हैं और उसने दोनों हथेलियों से आंखें ढांप रखी हैं। बीमारी की दशा में किसी का स्नेहिल स्पर्श क्या कयामत ढाता है यह मुझे मालूम है। वह दिलेर लड़की मेरे सामने रोएगी नहीं, ये भी मैं जानती थी। इसीलिए मैंने कहा, काका ने बताया कि तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया, देखो मैं अभी फर्स्ट क्लास कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, पीते ही तुम्हारी सुस्ती उड़न छू हो जाएगी।
मैंने जानबूझकर किचन में काफ़ी देर लगा दी। उसका सुबह का नाश्ता एक तरह से अनछुआ ही पड़ा था। मैंने साबूदाने के पापड़ और आलू के चिप्स तले, थोड़े से मखाने भी घी में भुने और फिर कॉफ़ी के साथ सारा सरंजाम लेकर उसके कमरे में गई तो बिस्तर खाली था। मेरा अंदाज़ा सही था। जब वो बाथरूम से निकली तो उसका चेहरा और आंखें दोनों धुले धुले से थे। थैंक यू मम्मी, उसने कप हाथ में लेते हुए कहा। मन हुआ कि उससे कहूँ, माँ को यूँ बार बार धन्यवाद नहीं देते, पर अपने को रोक लिया। माँ कह देने से ही कोई माँ नहीं हो जाती। जिस दिन वह मन से मुझे माँ कहकर स्वीकार करेगी, औपचारिकता की ये दीवार अपने आप टूट जाएगी। रामधन काका गाड़ी चला लेते हैं ना? हाँ, क्यों? तुम एक चिट्ठी लिखकर दे दो तो वे गाड़ी उठाकर लाएंगे। वैसे नीलम की मम्मी उन्हें पहचानती तो होंगी ना? लेकिन नीलम क्या क्यों जाएंगे? गाड़ी तो छाया क्या है। तो कल जो आई थी वो छाया थी, और क्या। उसी का घर तो कॉलेज के पास पड़ता है, इसीलिए गाड़ी वहाँ रख देती हूँ। वह तो बेचारी बहुत अच्छी है, पर उसकी मम्मी, शी इज सच अ बोर। और आपने उन्हें नीलम की मम्मी समझ लिया? ओ नो, नीलम सुनेगी तो सिर पीट लेगी। तुम्हारे पापा भी सिर पीट रहे थे, कह रहे थे कहाँ फंसा दिया मुझे। पूरे रास्ते वो 1 मिनट को भी चुप नहीं हुई बेचारे। उनकी तो औरतों की बकझक सुनने की आदत भी छूट गई है। उनके लिए तो अच्छा खासा ओवरडोज हो गया होगा। बात जरा सी थी, पर हम दोनों हंसी से लोट-पोट हो गए। मेरे तो गले में फंदा ही पड़ गया। इस घर में आने के बाद पहली बार मैं इतना खुलकर हंसी थी। पारुल को भी मैंने पहली बार हंसते हुए देखा था। लगा ये हंसी हमारी छाती में पता नहीं कब से जमी हुई थी। गलती मेरी ही थी। हंसी का दौर थमते ही उसने कहा, मुझे ठीक से इंट्रोड्यूस करवाना था, पर मेरा मूड उस समय इतना ऑफ हो रहा था। हाँ, नीलम ने, मेरा मतलब है छाया ने बताया था। वह चुप रही। पर उसकी मम्मी क्या समझी है पता है? उन्हें लगा कि तुम मेरे डर से जल्दी घर भाग रही हो। ओ गॉड, शी इज इम्पॉसिबल। मैं एकदम गंभीर हुआ। सोचा जो बात मन में इतने दिनों से घुमड़ रही है उसे कह डालने का यही मौका है। हम दोनों के बीच ऐसे तरल क्षण पता नहीं फिर आए कि ना आए। पारुल, एक बात कहूँ? मेरे संजीदा अंदाज पर वो चौंक पड़ी। बहुत दिनों से तुमसे ये बात कहना चाह रही थी कि पारुल, मुझ में और जो भी दुर्गुण हो, मैं डरने की चीज़ नहीं हूँ। मुझसे तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं है। आप छाया की मम्मी को इतना सीरियसली लेने लगेंगी तो हो चुका। तुम गलत समझ रही हो। छाया की मम्मी ने तो बस इतना किया है कि मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है। तुम ये डर अपने मन से एकदम निकाल दो पारुल कि मैं तुम्हारी किसी चीज़ में हिस्सा बटाने आई हूँ। जायदाद का मुझे लोभ नहीं है। मुझे तो एक घर, एक जीवन साथी की तलाश थी, वो मुझे मिल गया है। साथ ही एक प्यारी सी बिटिया भी मिल गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इत्मीनान रखो, मैं तुमसे तुम्हारे पापा का प्यार भी नहीं छीनूंगी, बल्कि मैं तो अपने हिस्से का प्यार भी तुम्हें देना चाहती हूँ। वो कुछ देर तक एकटक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, जायदाद की बातें तो मैं समझती नहीं। जहाँ तक पापा के प्यार का सवाल है, आप सारा का सारा ले सकती हैं। उसमें मेरा हिस्सा कभी नहीं रहा। मैं तो स्तब्ध रह गई। इतनी छोटी सी लड़की और कितनी बड़ी बात कह गई। कितनी बड़ी और कितनी कड़वी। बेटे, मैंने उसे सहलाते हुए कहा, प्यार जताना भी एक कला है जो सबको नहीं आती। खासकर पुरुष तो इस मामले में बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं। अपने प्यार का प्रदर्शन करना उनके लिए बहुत कठिन होता है। क्या इसीलिए उनके प्यार पर शक करना चाहिए? अगर वे गुस्सा जता सकते हैं तो प्यार जताने से परहेज क्यों करते हैं? प्लीज़ मम्मी, आप उनकी वकालत मत कीजिए। उन्हें मैं आपसे बहुत पहले से जानती हूँ, उन्हें भी और उनके सब चहेतों को भी। इस घर में मुझे जितना प्यार, जितनी नफ़रत मिली है, वह सब मेरे मन में दर्ज है। वक्त आने पर मैं सबका हिसाब बराबर करूँगी। आवेश से तमतमाया उसका वह चेहरा देखकर मुझे दहशत सी होने लगी। इतनी सी बच्ची और मन में इतना विष, अच्छा नहीं लगा। पारुल की हम उम्र अपनी भांजियों और भतीजियों की याद आई, जो तितली की तरह उड़ती फिरती हैं। जीवन का कोई सुख दुख उन्हें ज़्यादा देर तक व्यापता नहीं। और ये लड़की, कितनी गांठें हैं इसके मन में। सहज स्नेह से वंचित बचपन इसे एकदम खूंखार बना गया है। प्यार तो मुझे बस एक ही ने किया था, उसने जैसे अपने आप से कहा। वही थी जिसने मुझे ममता का अर्थ समझाया, पर लोगों से वो भी तो नहीं देखा गया।
मृत्यु पर तो किसी का वश नहीं है ना पारुल। मैं अपनी माँ की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो नक्कर बोली। उनके प्यार का तो स्वाद भी मुझे याद नहीं है। मैं तो दिद्दा की बात कर रही हूँ। दिद्दा? हाँ, मेरी आया थी वो, पर मेरे लिए तो माँ ही थी। उसने मेरे लिए सब कुछ किया जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। मेरी पूरी दुनिया थी दिद्दा, मेरी ढाल थी, मेरा कवच थी। उसके रहते कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। फिर वो चली क्यों गई? वो क्यों जाती? परम पूजनीय दादी जी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, इसीलिए बीमारी के बहाने उसे निकाल के बाहर किया। कितनी बड़ी थी तुम उस समय? यही कोई 8 साल की। दिद्दा को भेज तो दिया, पर दादी से क्या कुछ संभलता था। फिर मुझे उठाकर नानी के यहाँ पटकाए। नानी बेचारी तो बिस्तर से लगी थी। घर में मामी का राज था। उन्होंने सुबह शाम जली कटी सुनाकर मेरा खून सुखा डाला। फिर साल भर बाद वापस छोड़ गई कि हमारे बस का नहीं है। फिर बुआ जी का आगमन हुआ। आप बुआ जी से मिली हैं? नहीं तो जरूर मिलिएगा, जी खुश हो जाएगा। दादी की ट्रू कॉपी हैं। उन्हें तो लगा शायद उन्हें रिमांड होम का वार्डन बनाकर भेज दिया गया है। आते ही शुरू हो गई। 6 महीने में मैं भी तंग आ गई। दादी से भी देखा नहीं गया। बोली लड़की को उठाकर हॉस्टल में डाल दो। पापा तो ठहरे श्रवण कुमार। माँ की बात टालने का सवाल ही नहीं था। कितनी बड़ी थी तुम तब? 12वां चल रहा था। घर छोड़ने का दुख तो क्या होता। हाँ, हॉस्टल की सख्ती रास नहीं आई कुछ दिन, फिर आदत पड़ गई। लेकिन जैसे ही पापा श्री को पता चला कि इसे हॉस्टल लाइफ रास आ गई है, घर ले आए। आप कहती हैं कि वे मुझे प्यार करते हैं, तो एक बार तो उन्होंने पूछा होता कि निक्की तुम्हें क्या अच्छा लगता है, किसके पास रहना चाहोगी, कहाँ रहोगी। बस मनमानी करते रहे। जैसे निक्की ना हुई, कोई गुड़िया हो गई, जहाँ चाहो पटक दो। ये आखिरी बात कहते कहते उसका आवेश रुलाई में बदल गया था। मैं विस्मित थी। कभी सोचा भी न था कि ये नन्ही सी जान अपने अंदर इतना दुख, इतनी वेदना, इतना आक्रोश समेटे। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि एक ही सांस में वह मुझसे सब कुछ कैसे कह गई। पर यह सब अनजाने में ही हुआ होगा। ये दुख बरसों से उसके मन में कुंडली मारे बैठा होगा। निश्चित ही अपनी सखी सहेलियों से उसने कभी अपना दर्द बांटा नहीं होगा, नहीं तो उसमें इतना आवेग ना होता। अपनी हमजोलियों के बोध में तो उसकी प्रतिभा एक दिलेर लड़की की है। उनके सामने वह अपनी करुण गाथा कभी नहीं दोहराएगी। मेरे सामने भी वह इतना नहीं खुलती, पर अपना पापा के प्रति गुस्से का इजहार करते करते वो कब भावुक हुआ उसे खुद ही पता नहीं चला। पारुल, मैंने शांत स्वर में कहा, अगर मैं कहूँ कि वे तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें हॉस्टल से ले आए हैं, तो क्या विश्वास करोगी? उत्तर में उसने मुंह बिचका दिया। सुनिए, वो दिद्दा के बारे में आप कुछ बता सकेंगे? अच्छे भले सो रहे थे, एकदम से उठकर बैठ गए। आंखें ऐसे जल उठी मानो मैंने कोई अक्षम्य अपराध कर डाला हो। समझ गई कि लड़की ने ये तेवर अपने बाप से ही लिए हैं। उसका भी गुस्सा नाक पर ही तो रखा रहता है। क्या जानना चाहती हो उसके बारे में? क्यों जानना चाहती हो? ये गुर्रा है। बस यूं ही जरा सी क्यूरियोसिटी थी। देखो, तुम्हारा समय ना कटता हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या फिर किसी क्लब में जाना शुरू कर दो, लेकिन ये नौकरों चाकरों में बैठकर गप्पे लड़ाना बंद करो। स्तब्ध रह गई मैं। इस तरह भी कोई मुझसे बात कर सकता है? मुझे भी ताव आ गया। डॉक्टर कुमार, याद रहे, मैं कोई 16-17 साल की ब्याहुली नहीं हूँ। आपको मेरी डिग्रियों का ध्यान नहीं रहा, ये ठीक है। मेरी सीनियर लेक्चरशिप को आपने नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है, पर मेरी उम्र का तो लिहाज करिए। क्या इस उम्र में भी मुझे दूसरों से रहन सहन के तौर तरीके सीखने होंगे, अदब कायदे जानने होंगे? वे जैसे जमीन पर आ गिरे। सॉरी डार्लिंग, बेवजह ऑफ हो गया था, उन्होंने अपराध भाव से कहा। पर बाद में उन्होंने मुझे कुरेदने की बहुत कोशिश की, पर मैं चुप बनी रही। एक बात उसी समय तय हो गई थी, पारुल की आया के बारे में अगर कुछ जानना भी है तो मैं इनसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये बेवजह ऑफ नहीं हुए थे। हमारी उस छोटी सी अतरंग बातचीत के बाद पारुल में एक सुखद परिवर्तन आ गया। जबरदस्ती ओढ़े अकेलेपन से वह जैसे एकाएक घबरा उठी।
मैं किचन में होती तो मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती, अपने कॉलेज की, अपनी सहेलियों की बातें सुनाती, लेक्चरर्स की नकलें उतारती। मैं सुनती और सोचती, कम से कम इस काम के लिए तो माँ का घर में होना जरूरी है, नहीं तो बच्चा किसके सामने अपना जमा खर्च खोलेगा, किसे अपनी विजय गाथा सुनाएगा, किसे अपनी व्यथा कथा कहेगा। अगर कोई सुनने वाला ना हुआ तो तरस जाएगा बेचारा। पारुल भी तो तरस गई थी, उसके मन में कितना कुछ जमा हो पाया था, वही तो धीरे धीरे बाहर आ रहा था। मन का भार हल्का होने से उसके चेहरे का संतप्त भाव भी बिला गया था। एक अपूर्व कोमलता से उसका मुख उद्भासित हो गया था। जब कुछ करने को नहीं होता तो हम दोनों ताश या कैरम खेलने बैठ जाती। रामधन काका हमें चाय और पकौड़े बनाकर दे जाते। एक दिन पारुल ने पूछ लिया, आप रामधन को काका क्यों कहती हैं? बुजुर्ग है ना, फिर इस घर के पुराने नौकर हैं, नाम लेना अच्छा नहीं लगता। मुझे ये बातें किसी ने क्यों नहीं सिखाई? सिखाने के लिए घर में कोई तो होना चाहिए। क्यों नहीं थे? इतने सारे लोग थे जिस जिस बात पर डांटते रहते थे, पर कायदे की बात कभी किसी ने नहीं सिखाई। दूसरे क्षण उसके चेहरे का तनाव कम हो गया। बोली, रामधन, मैं भी अब से तुम्हें काका कहूंगी, रामधन काका। रामधन हंस दिया। बेबी की इस सनक को उसने गंभीरता से नहीं लिया, वह लेने लायक थी भी नहीं। बरसों की आदत इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं थी। हाँ, लक्ष्मी और रामधन से बात करने का ढंग जरूर सौम्य हो गया था, लेकिन पापा से उसकी अब तक कुट्टी बनी हुई थी। उनकी आहट पाते ही वो अपने दड़बे में घुस जाती थी। एक आध बार उन्होंने हमें साथ बैठे देख लिया, हंसकर बाद में कहा, युद्ध विराम चल रहा है। हाँ, अब आप नज़र तो न लगाइए। एक दिन प्रसाद दंपति आ गए थे। डॉक्टर प्रसाद कुमार के दोस्तों में सबसे घनिष्ठ हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही हंसमुख, खुश मिजाज और मिलनसार हैं। यूँ तो पारुल कभी भी मेहमानों के सामने नहीं आती, पर प्रसाद अंकल से उसकी पटती है। वे आते ही उसे खींचकर बाहर निकालते हैं, कॉलेज के हालचाल पूछते हैं, कभी कभी आइसक्रीम खिलाने बाहर भी ले जाते हैं। उनके बच्चों के साथ तो वो एकदम बच्ची बन जाती है। उनका गदबदा छुटकू जो 9 साल के अंतराल से पैदा हुआ है, बड़ा प्यारा है। पारुल तो उस पर जान देती है, देखते ही लपक कर उठा लेती है। उस दिन भी पारुल ने छुटकू को देखते ही किताबें फेंक दी, फिर रवि, शशि और नन्हे हनी को लेकर सीधे छत पर चली गई। उन लोगों की धमा चौकड़ी की गूंज नीचे तक आ रही थी। दीदी, मिसेज प्रसाद बोली, अब आप भी एक प्यारा सा खिलौना ले आइए। निक्की को बच्चों का कितना शौक है, देख रही है ना। इस उम्र में बच्चे की कल्पना भी मेरे लिए हास्यास्पद थी। संयत स्वर में मैंने कहा, घर में जो 2 बच्चे पहले से हैं, उन्हें ही तो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। नई मुसीबत मोल लेकर क्या करूँगी? कोई मुसीबत नहीं होगी भाभी, अपने आप दोनों रास्ते पर आ जाएंगे। घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी, जो इस तरह भागते नहीं फिरेंगे। और क्या भाई साहब तो जब देखो अपने मरीजों से ही घिरे रहते हैं। दीदी, आप भी कुछ कहती नहीं है। भाभी क्या कहेंगी, काम जो इतना फैला रखा है, समेटने में देर तो लगेगी। उस वक्त तो समय काटना एक समस्या थी। अकेला घर काटने को दौड़ता था, इसलिए बेचारा अपने को उलझाए रखता था। मैं दोनों की बातचीत तटस्थ भाव से सुन रही थी। एकाएक पूछ बैठी, आप इन लोगों को कब से जानते हैं डॉक्टर? कब से मतलब? हम लोग तो साथ में पढ़े हैं। तब तो आपने पारुल की मम्मी को भी देखा होगा। हाँ, मैंने तो देखा है, पर शायद संध्या ने नहीं देखा। क्यों डार्लिंग? हाँ, हम लोग की शादी में वो नहीं थी। मैं जब पहली बार माताजी से आशीर्वाद लेने आई तो निक्की को देखा था, आया की गोद में चढ़कर घूम रही थी। तब बिना माँ की उस नन्ही सी बच्ची को देखकर बहुत दुख हुआ था। लेकिन वह आया भी गजब की थी भाभी, ये समझ लीजिए कि माँ से बढ़कर थी। इतनी अच्छी आया को उन्होंने निकाल क्यों दिया? यह आपसे किसने कह दिया? निकाला नहीं था भाभी, उसे टीबी हो गई थी। यहाँ घर में कैसे रखते? इलाज के लिए तो उसे हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ा। कुमार ने खुद सारा इंतजाम किया था। वह जब तक ठीक नहीं हो गई, कुमार बराबर उसके इलाज के लिए पैसे भेजता रहा। उसके घर का पता जानते हैं? कुमार को मालूम होगा। नहीं, मैं उनसे नहीं पूछना चाहती। आप ही किसी तरह पता लगा सकें तो लगाइए। पता तो खैर टीबी हॉस्पिटल से मिल जाएगा, पर बात क्या है, मैं उसे वापस बुलाना चाहती हूँ। पर क्यों? अब तो वो बहुत बूढ़ी हो गई होगी। निक्की को भी अब आया की ज़रूरत नहीं रही। 8-10 साल में कोई इतना बुढ़ाता नहीं है डॉक्टर। और निक्की को अब भी उसकी ज़रूरत है। उसके अवचेतन में अब भी वो बसी हुई है। उसे खोने का दुख अब भी उसके मन में ताज़ा है। मैं चाहती हूँ वह फिर से यहाँ आकर रहे और पारुल का बचपन लौटा दे। कुमार राजी होगा? ये मेरा जिम्मा रहा। पहले आप पता तो लगाइए। ट्रीट इट एज एन अर्जेंट केस
टॉप प्रायोरिटी। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहा हूँ भाभी। उसके बाद लगातार 3-4 दिन तक मैं डॉक्टर प्रसाद के फ़ोन की प्रतीक्षा करती रही। चौथे दिन वे खुद ही आ गए, पर जानबूझकर ऐसे समय में आए थे कि जब उनके मित्र घर पर नहीं थे। मैंने मन ही मन उनकी समझदारी की दाद दी। भाभी, मैंने आपका काम तो कर दिया है, मतलब गंगाबाई का पता तो लगा लिया है, बट आई एम अफ्रेड आप उसे घर नहीं ला सकेंगी। क्या मतलब? मैं उसका पता लेने टीबी हॉस्पिटल गया था, वहाँ पता चला कि 6 महीने पहले ही उसे फिर से भर्ती किया गया है, और ये भी पता चला कि इस बार बीमारी बहुत अगले दौर में पहुँच गई है। क्या टीबी भी रिलैप्स होती है डॉक्टर? यह तो राज रोग है भाभी, इसे चाहिए अच्छी ग़िज़ा, अच्छी देखभाल। गरीबों के घर पर ये सब कहाँ से मैसर होता है? फिर अपना कोई होता तो देखभाल करता, वो तो भाई के घर पड़ी हुई थी, वहाँ तो अपने खाने के ही लाले होंगे। गंगा बेचारी तो इन असुविधाओं की आदी भी नहीं है, शुरू से ही बंगलों में रही है, अच्छा खाया है, अच्छा पहना है। भाभी के पीहर में भी उसके ठाठ थे, यहाँ भी उसकी बहुत दबदबा था। दूसरे माहौल में तो वह जी ही नहीं सकती थी। तो क्या वह उनके पीहर से आई थी? हाँ, निक्की की देखभाल के लिए उसे बुलवा लिया था। उन दिनों भाभी बीमार चल रही थी ना, उनकी मृत्यु के बाद उसके वापस जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। भाभी, एक बात कहूँ, कहिए, मैंने निराश स्वर में कहा। निक्की और दिद्दा को लेकर मैंने पिछले दिनों कितने कल्पना चित्र बनाए थे, वो अब सब के सब मुझे मुँह चिढ़ा रहे थे। भाभी, मुझे लगता है कि वह बुढ़िया ज़्यादा दिन तक खींचेगी नहीं। हर डेज आर नंबर्ड। अगर निक्की को एक बार उससे मिलवा लाते तो उसका जी खुश हो जाएगा। आप इत्मीनान रखिए, मैं उसे कल ले जाऊंगा। डॉक्टर प्रसाद के साथ पारुल को भेजना कोई मुश्किल नहीं था। उनसे तो पारुल की दोस्ती थी। वादे के मुताबिक वे दूसरे दिन आकर उसे ले गए। उनके जाने के बाद मैं अपने दिवा स्वप्नों में खो गई। पारुल आज कितनी खुश होगी, उसे लगेगा जैसे उसका बचपन लौट आया है। और जब उसे पता चलेगा कि उसकी बिछड़ी हुई ममता से पुनः मिलवाने के लिए मैंने ही पहल की है, तो वह कृतज्ञता से भर उठेगी। मन का सारा कलुष धुल जाएगा। प्रसाद अंकल उसे यह तो बताएंगे कि दिद्दा के इलाज का सारा खर्च पापा उठा रहे हैं, तो फिर वो पापा को भी माफ़ कर देगी। और उसके पापा, वे भी तो कितने खुश होंगे। इस मधुर षड्यंत्र की मैंने भनक तक लगने नहीं दी थी। अब पता चलेगा तो सिवा प्रशंसा के कुछ न कर पाएंगे। उन लोगों को लौटने में कोई 2-2.5 घंटे लग गए। हॉस्पिटल शहर से दूर पहाड़ी पर जो था। मुझे लगा था कि गाड़ी से उतरकर वह सीधे मेरे पास दौड़ी आएगी, मेरे गले में अपनी दोनों बाहें डालकर कहेगी, हाय मम्मी, यू आर सो स्वीट। पिछले दिनों हम काफ़ी करीब आ गए थे, फिर भी एक औपचारिकता बनी हुई थी, आज वो भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो सीधे कमरे में चली गई, शायद अपना भावावेश मुझसे छिपाना चाहती हो। डॉक्टर प्रसाद जरूर थोड़ी देर को मेरे पास बैठे, बोले, बहुत खुश हुई बुढ़िया, बार बार बलाएं ले रही थी, माथा चूम रही थी, आपको और मुझे भी आशीष दे रही थी। लेकिन भाभी, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, शी में कोलैप्स एनी टाइम। तो अच्छा ही हुआ जो आप लोग हुआ है, नहीं तो जिंदगी भर को मलाल रह जाता, मुझको भी और बिटिया को भी। आप ठीक कह रही हैं, उन्होंने उठते हुए कहा। उन्हें विदा करके मैं गुनगुनाती हुई सीधे पारुल के कमरे में गई। मुझे क्या मालूम था कि वह मेरी प्रतीक्षा में भरी हुई बैठी है। वह बंदूक की तरह तनी बैठी थी, मुझे देखते ही फट पड़ी। क्यों भेजा था मुझे वहाँ? किसकी साजिश थी ये? बचपन की एक मीठी सी याद मेरे मन में थी, उसे भी आपने तहस नहस कर दिया। सौतेली माँ है ना आप? मेरा इतना सा भी सुख आपसे सही सहन नहीं हुआ, और आप सोच रही हैं आपने बड़ा एहसान किया, मेरी पुरानी आया से मिलवाकर बड़ा नेक काम किया। पता नहीं कितनी देर तक वह इसी तरह बड़बड़ाती रही। मैं जड़ मूक बनी उसके आरोपों को झेलती रही। प्रतिवाद करने का या आगे बढ़कर उसे सांत्वना देने का भी मेरा साहस न हुआ। उफ, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि बचपन में इसी औरत ने मुझे पाला है। मुझे तो ये सोच कर भी झुरझुरी हो आती है कि मैं उसकी गोद में खेलती थी, उसके पास ही सोती थी। उसने बताया कि वह मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। छी, मुझे तो वहीं उबकाई आने लगी। उसका कमरा, उसका बिस्तर, उसके कपड़े इस कदर पास मार रहे थे, उफ, उसका दर्द मेरी पकड़ में आ गया। दिद्दा उसके लिए एक मधुर एहसास की तरह थी, पर इस मरणासन वृद्धा से उसका कहीं कोई मेल नहीं था। उसका रोग जर्जर शरीर देखकर वह कांप गई थी। उसका स्नेहिल स्पर्श उसे लिजलीजा लगा था, एक तिलिस्म था जो टूट गया था, और अब वह उन किस्सों पर आंसू बहा रही थी।
मैं उसे समझाना चाहती थी कि पारुल, वक्त की मार किसी को नहीं बख्शती। हम सब धीरे धीरे काल के उसी अंधकूप की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ सब कुछ विरूप हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पर जीवन की नश्वरता का दर्शन समझने की भी एक उम्र होती है। पारुल तो अभी उम्र के उस दौर में थी जहाँ सब कुछ रसमय और रंगीन होता है। उसके लिए तो भविष्य का अर्थ विकास है, विनाश नहीं। वह इस कड़वे सच को, असुंदर यथार्थ को कैसे स्वीकारेगी? वह फिर लौट गई अपनी उसी कारा में जो उसने स्वयं निर्माण की थी। मैं फिर दूर फेंक दी गई। पहले भी हम दोनों में बोलचाल नहीं थी, पर तब इतना असहज नहीं लगता था। पर एक बार करीब आने के बाद फिर उसी स्थिति में लौट जाना बहुत क्लेशकारक लगता था। उसके पापा अक्सर छेड़ देते थे, क्यों, युद्ध विराम समाप्त हो गया, संधि वार्ता विफल हो गई? तो मैं गुस्से में ये भी नहीं कह पाती कि आपकी ही नज़र लग गई है। बस शर्म से सिर झुका लेती। जीवन फिर पुराने ढर्रे पर चल पड़ा था। एक रस और निरानंद घर फिर दीपों में बट गया था। इस बीच कई पर्व त्योहार आए, पर कोई हमें उल्लासित न कर सका। उल्टे वे हमें और अवसाद से भर गए। 30 सितंबर को पारुल का जन्मदिन था। मैंने मन ही मन कब से उसकी प्रतीक्षा की थी। अच्छा खासा हंगामा करने का प्लान था, सारी तैयारी भी कर रखी थी। पारुल ने बातों ही बातों में बताया था कि अरसे से उसका जन्मदिन घर पर नहीं मनाया। इतने दिनों तक तो वो हॉस्टल में ही थी। पिछले साल पापा को याद ही ना रहा। मैंने तय कर लिया था कि इस बार इतने सालों की कसर निकाल दूंगी, पर मेरा सोचा कुछ नहीं हुआ। पारुल ने साफ इनकार कर दिया। मैंने उसके लिए प्यारी सी ड्रेस खरीदी थी जो उसने नहीं पहनी। उसके लिए 3 रंगों वाला नाव के आकार का केक बनाया था जो उसने नहीं काटा। उसकी सहेलियों के लिए कलात्मक निमंत्रण पत्र बनाए गए थे जो उसने नहीं भेजे। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। दशहरे पर हम लोगों ने जबलपुर जाने का कार्यक्रम बनाया, उसने मना कर दिया। दीपावली पर हमने पूरे घर का रंग रोगन करवाया, पर उसने अपना कमरा खाली नहीं किया। मैंने रंगोली से पूरा आंगन पूर दिया, पर उसने झांक कर भी नहीं देखा। घर में मैंने मिठाइयों के ढेर लगा दिए, पर उसने प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं कहा। भैया दूज पर मैंने खास तौर से डॉक्टर प्रसाद के परिवार को आमंत्रित किया, पर उसने बच्चों का टीका नहीं किया। पहले की बात अब वह मुझ पर फुफकारती तो नहीं थी, पर अपनी उपेक्षा से मेरे हर प्रयास को विफल कर रही थी। मेरी 4-5 महीने की लंबी छुट्टी समाप्त होने को थी और मेरा मन फिर से ज्वाइन कर लेने को हो रहा था। इस ऊब से बचने का कोई और उपाय भी तो नहीं था। मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि उसने मुझे समय पर सद्बुद्धि दी, नहीं तो मैं एकदम इस्तीफा देकर ही यहाँ आ रही थी। ईश्वर से ज़्यादा धन्यवाद तो भैया भाभी को और अपने सहयोगियों को देना चाहिए। उन्हीं लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि फ़िलहाल लंबी छुट्टी ले लूँ। और देखो, इस उम्र में एडजस्टमेंट बहुत कठिन होता है। नौकरी छोड़ दोगी तो लौटने का भी रास्ता नहीं रहेगा। एक पारुल की बात छोड़ दी जाती तो इस घर में मुझे सुख ही सुख मिला था, पर उस एक दुख ने सारे सुख का स्वाद छीन लिया था। निश्चय और अनिश्चय के बीच झूलती हुई मैं एक दिन सचमुच इंदौर पहुंच जाती कि बीच में ही एक हादसा हो गया। उस दिन मैं रोज की तरह किचन में व्यस्त थी कि ये आए और गंभीर स्वर में बोले, प्रसाद का फ़ोन है तुम्हारे लिए। मैं चौंक पड़ी। मेरे लिए? धड़कते दिल से रिसीवर उठाया। हेलो भाभी, बुरी खबर है। क्या? मैंने कांपते स्वर में पूछा। पूजनी दिद्दा चल बसी। मैं स्तब्ध रह गई। भाभी कुछ कहिए भी, क्या करना है? अब कहने को या करने को रहा ही क्या है? मेरा मतलब, शुड वी टेल द किड? नो, डेफिनेटली नॉट। शी इज़ जस्ट अ किड, यू नो। अच्छा, अब आप इनसे बात कीजिए। मेरी कढ़ाई जल रही है। चोंगा इनके हाथ में देकर मैं भागने ही वाली थी कि इन्होंने हाथ पकड़कर रोक लिया। प्रसाद से 2 मिनट बात करके फ़ोन रख दिया और मेरी तरफ मुखातिब हुए। उनकी मुद्रा से मैं समझ गई कि मैं कटघरे में खड़ी हूँ। जलती हुई आंखों से उन्होंने पहला प्रश्न दागा, प्रसाद ने ये खबर पहले तुम्हें क्यों दी? मुझे भी तो दे सकता था। ये बात आप उन्हीं से पूछते तो ठीक रहता। उससे तो खैर पूछना ही है, पर तुम ये बताओ, इस औरत की मौत से तुम्हारा क्या वास्ता है? ओफो, मेरा क्या वास्ता होगा? ये बस मुझसे इसलिए पूछ रहे थे कि पारुल को बताना है कि नहीं। मैंने कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है। वो जब जिंदा थी पारुल ने देखा ही थी। बस मैं तो रात में उस बच्ची को नहीं भेज सकती ना। पारुल अस्पताल कब गई थी? गई थी एक दिन, प्रसाद लिवा ले गए थे। पर सुझाव किसका था? मेरा था। यही सुनना चाहते हैं ना आप? अब आप ये भी कहेंगे कि यह बात मुझसे क्यों नहीं कही गई? तो हुजूर, शुरुआत तो आप ही से की थी, पर आप तो उस नाम को सुनते ही भड़क गए थे।
उस समय आप क्या यह सुनने की स्थिति में थे कि पारुल अपनी आया को भूल नहीं पाई है, अब भी वह उसे उतनी ही शिद्दत से याद करती है? कि आपके पास ये सोचने समझने की फुर्सत थी कि वह अपनी दिद्दा के लिए कितनी बेचैन है, और आपकी उस फुर्सत का इंतजार मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस औरत के पास गिनती के दिन थे। आज मैं खुश हूँ कि आपकी नाराजगी का खतरा उठाकर भी मैंने ये पहल की। आपको और कुछ कहना है? क्या कहते बेचारे मुंह लटका कर रह गए। विजय के उन क्षणों में मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मेरी वह उदात्त कोशिश कितनी नाकाम रही है। मेरे आत्मविश्वास का दुर्ग कैसे भरभरा कर गिर पड़ा है। उस दिन नाश्ता किए बिना ही वे घर से निकल गए। शायद मुझे दंड देने का इससे अच्छा तरीका उन्हें याद नहीं आया। सुबह के गए, रात को लौटे, आते ही सीधे नहाने चले गए। मैं समझ गई कि दिवंगता को श्रद्धांजलि देकर लौटे। अच्छा भी लगा, इतना हक तो उस गरीबनी का बनता ही था। अब मेरे सामने एक समस्या थी, पारुल को बताऊं या ना बताऊं? बताऊं भी तो कैसे? वह मुझसे रुक तो नहीं मिलाती है। इतनी बड़ी बात एकदम पर फेंक कर मारी तो नहीं जा सकती। कुछ माहौल तो बनाना ही पड़ेगा, और इस स्थिति में ये संभव नहीं। और अगर ना बताऊं तो कल को वह इसी बात पर आरोपों की झड़ी लगा देगी और मुझसे और दूर छिटक जाएगी। ट्रिंग ट्रिंग, रात के सन्नाटे में फ़ोन की घंटी बजी तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। तब तक इन्होंने चोंगा उठा लिया था। जब तक वे बातें करते रहे मैं बदहवास सी उन्हें देखती रही। रिलैक्स डार्लिंग, उन्होंने फ़ोन रखते हुए कहा। डॉक्टर के घर में तो जब तक घंटी बजती ही रहती है। तुम्हें अब तक आदत नहीं हुई? धीरे धीरे तो होगी, मैंने झेपते हुए कहा। दरअसल सुबह सुबह फ़ोन पर वो खबर सुनी है ना, तब से दिमाग ख़राब हो गया। फिर कुछ रुक कर पूछा, आप वहाँ गए थे ना? हाँ, जाना तो था ही, गया भी, और कफन दफन का, मेरा मतलब है अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम किया। क्यों, उसके परिवार वाले नहीं आए थे? आए थे, पर सबके सब हाथ हिलाते हुए चले आए थे। बॉडी कोई गांव भी ले जाना नहीं चाहता था, फिर यही सब करना पड़ा। चलिए, अच्छा ही हुआ, इस घर से दाना पानी बंधा था उनका, आखिर तक निभ गया, यही खुशी है। फिर कुछ क्षण रुककर बड़े साहस के साथ मैंने कहा, सुनिए, मुझे उनके बारे में कुछ बताएंगे? इस बार उन्होंने आंखें नहीं तरेरी और ना ही गुर्राए, बल्कि शांत स्वर में बोले, क्या जानना चाहती हो? यही कि वे कौन थी, कहाँ से आई थी, इस घर में उनका वजूद क्या था? ऐसा कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। रमा के भतीजों की आया थी, रमा की बीमारी में यहाँ आई थी। खासियत बस यही थी कि जब तक मेरे ससुर जीवित रहे उसकी तनख्वाह उस घर से ही आती रही। ऐसा क्यों? इसलिए कि उस समय फुल टाइम आया रखने की मेरी हैसियत नहीं थी। हम लोग यानी मैं और अम्मा उसके लिए इतने उत्सुक नहीं थे, किसी तरह एडजस्ट ही कर रहे थे। पर रमा असुविधाओं में जीने की आदी नहीं थी, इसीलिए उसके पिताजी को दया आ गई। पर उनकी यह दया, ये मेहरबानी हमें बहुत महंगी पड़ी। क्यों? अपने ही घर में हम जैसे किसी के आश्रित हो गए। उसकी उपस्थित हमें एक हीन बोझ से भर देती थी। वह भी हमें हिकारत से देखती थी। मेरा तो फिर भी थोड़ा लिहाज करती थी, पर अम्मा को उसने कभी मालकिन का दर्जा नहीं दिया। बेचारी अम्मा, वे तो नौकरानी की नौकरानी बन गई थी। वे दिद्दा के लिए चाय बनाती, नाश्ता देती, रोटियां सेकती। दिद्दा नाक बहुत सिकोड़ कर खाती और अपने साहब को कोसती कि बेबी को उन्होंने किस कुएं में पटक दिया। क्या वे लोग बहुत अमीर हैं? अमीर थे। रमा के डैडी का शेयरिंग प्रैक्टिस थी। बहुत ही कुशल सर्जन थे वे। अपनी उंगलियों के कमाल से उन्होंने वैभव का साम्राज्य खड़ा कर दिया था, लेकिन उस साम्राज्य का योग उत्तराधिकारी उन्हें नहीं मिला। बेटा उनका डॉक्टर नहीं बन सका, शायद इसीलिए उन्होंने रमा के लिए मेरा चुनाव किया था। सोचा होगा यह गरीब घर का बिना बाप का लड़का आसानी से काबू में आ जाएगा। मेरे पास अपना अलग साम्राज्य बनाने की कुव्वत थी। जो सोचा था वह मैंने करके दिखा भी दिया। पर देखने के लिए ना रमा रही ना उसके डैडी। उन्होंने तो बस मेरे संघर्ष का दौर ही देखा। उन्हें, मेरा मतलब है पारुल की मम्मी को, क्या हो गया था? दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने एबार्शन की सलाह दी, वह भी करवा लिया, पर पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गए कि हालात बिगड़ते ही चले गए। कार में डालकर मुंबई भी ले गए थे, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 15वें दिन उसके शव को लेकर ही लौटना पड़ा। उन दिनों दद्दा इस घर में आई थी। हम लोग तो उन दिनों रमा को लेकर काफ़ी परेशान थे। घर में बस अम्मा थी और वाह थी, पर एक नफ़रत का बीज कब पड़ गया पता नहीं चला। एक खाई सी थी दोनों के बीच, जो बढ़ती चली गई। रमा जब तक रही तब तक तो सब कुछ दबा ढका रहा, पर उसकी मृत्यु के बाद दोनों का परस्पर तिरस्कार और घृणा जैसे मुखर हो गए। बहुत कठिन दिन थे वे। मैं रमा के वियोग से आहत था। प्रैक्टिस की कश्मकश जारी थी और इधर घर पर जैसे जंग छिड़ी हुई थी। मैं परेशान हाल घर लौटता तो यहाँ अदालत शुरू हो जाती। मैं बच्ची का ढंग से पता भी नहीं कर पाता। इन
दोनों की चिक चिक मेरा दिमाग चाट जाती। दोस्त, रिश्तेदार और साथी डॉक्टर रोज़ सलाह देते कि शादी कर लो, बच्ची बड़ी हो जाएगी तो फिर मुसीबत हो जाएगी, वह फिर आसानी से नई माँ को स्वीकार नहीं कर पाएगी। अम्मा भी इसरार करती, पर मेरी हिम्मत ही न पड़ती थी घर में एक तीसरा मोर्चा खोलने की। मेरी ताकत नहीं थी। 5 साल तक घर में ये नाटक चलता रहा और हम माँ बेटे बच्ची को बर्बाद होते देखते रहे। अत्यधिक लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी और बिगड़ैल बना दिया था। उसमें गलत संस्कार पड़ रहे थे। वह दादी को तो किसी गिनती में ही नहीं लाती थी, बस थोड़ा बहुत मुझसे डरती थी। उसे डराना मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर सोचता था कि किसी का खौफ तो हो, नहीं तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। फिर धीरे धीरे सब कुछ मेरी सहन शक्ति से बाहर होता चला गया। मैं समझ गया इस घर में इन 2 औरतों का साथ रहना मुश्किल है। किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा और जाहिर था मैं अपनी माँ को तो कहीं भेज ही नहीं सकता था। इसीलिए दिद्दा को निकाल बाहर किया। नहीं, इतनी बेदर्दी से नहीं निकाला, पर यूँ कहो कि इत्तेफाक से मुझे एक कारण मिल गया। उन दिनों दिद्दा बहुत खांसने लगी थी। अम्मा ने कई बार बताया था कि उसकी खांसी के मारे वे रात भर सो नहीं पाती, पर मैं इसे भी शिकायत का एक पैंतरा समझकर टाल गया था। पर ज़्यादा दिन तक अम्मा को अनसुना ना कर सका। मुझे भी दिद्दा की खांसी सुनाई देने लगी। उस समय तो हम छोटे से घर में थे, तब आज जैसा बड़ा बंगला नहीं था। खांसने की आवाज़ कहाँ तक छिपती। मैरी ने एक बार दिद्दा को खून थूकते भी देखा, जिसे वह पान की पीक बताती रही। फिर मुझे चिंता हुई। बड़ी मुश्किलों से निक्की का वास्ता देकर उसे डॉक्टरी जांच के लिए राजी किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरा शक सच निकला, उसे टीबी हो गई थी। लेकिन टीबी तो अब कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, मैंने जैसे उन पर आरोप लगाते हुए कहा। लेकिन बीमारी तो है और इलाज भी करना पड़ता है। एक बार पता चल जाने के बाद क्या उसे घर में निक्की के पास रखा जा सकता था? मैंने उसे यहाँ टीबी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। 2-2.5 साल बाद वह ठीक भी हो गई, पर मैं उसे वापस घर नहीं लाया, उसके गाँव ही भेज दिया। पर वह जहाँ कहीं भी रही, मैं उसे बराबर पैसे भेजता रहा। आज उसकी अंतिम किश्त भी मैंने दे दी। इतनी देर से मैं पेट के बल लेटकर कोहनियों पर सिर टिकाए उनकी बातें सुन रही थी। दिद्दा की कहानी का पटाक्षेप होते ही मैंने एक निश्वास भरा और करवट बदलकर लेट गई। मन बेहद उदास होया, परंतु इस समय जिस अनजान अनदेखी वृद्धा के प्रति मन में करुणा उमड़ रही थी, वह दिद्दा नहीं, पारुल की दादी थी। बेचारी बेटे की शादी के कैसे कैसे अरमान सजोए बैठी होंगी, पर मिला क्या दुख, निराशा और अपमान। रजनी जी, उसके बाद की कहानी नहीं सुनोगी? मैंने एकदम पलटकर उन्हें देखा। उसके बाद की मतलब? ये तो निक्की की आया की कहानी थी। निक्की की कहानी भी तो सुनो। वो मुझे मालूम है, मैंने उलाहने के स्वर में कहा। दिद्दा चली गई तो उसे मामा के यहाँ भेज दिया और वहाँ मामी की पैनी जबान ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। वहां से लौटी तो कर्कश बुआ के पल्ले पड़ गई, फिर उससे भी नहीं संभली तो हॉस्टल में पटक दिया। यही ना? तुमने तो 4 लाइनों में सारा इतिहास समेट कर रख दिया। पर जानती हो, इसे जीने के लिए मुझे 8 लंबे साल लग गए, और मैं उतना दुष्ट भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे साबित करना चाहती हो। मैंने अपनी ओर से तो कुछ कहा नहीं, पारुल से जितना सुना था वही बता दिया। अब आप बताइए, ये हुई ना बात? जज को चाहिए कि पहले दोनों पक्षों को सुन ले, फिर फैसला करे। प्रोसीड, मैंने नाटकीय अंदाज में कहा। योर ऑनर, ये सच है कि दिद्दा की बीमारी के बाद मैंने निक्की को मामा के यहाँ भेज दिया था। उस घर में उसका हमेशा स्वागत ही हुआ है। रमा की मृत्यु के बाद तो उन्होंने बार बार कहलाया था, पर बच्ची के विछोह की कल्पना से ही मैं घबरा जाता था, इसीलिए भेज नहीं सका। जब मजबूरी में भेजने की नौबत आई, उस समय मेरे ससुर जी गुजर चुके थे। दुर्भाग्य से मेरी सास भी खाट से लग गई थी। घर में आमदनी तो शून्य हो गई थी और निक्की के मामा के बिजनेस के नए नए प्रयोगों से बाप की कमाई भी फूक गई थी। निक्की की मामी यूँ तो बड़ी अच्छी थी बेचारी, पर परिस्थितियों ने उन्हें परेशान कर दिया था। छोटे छोटे 3 बच्चे, घर में अपंग और बीमार सास, गिरती हुई माली हालत, दिमाग खराब करने के लिए यही बहुत था। उसमें पहुंच गई वह जिद्दी और बिगड़ैल लड़की। साल भर में घर में जैसे कोहराम मच रहा था। हार कर बेचारे उसे वापस लौट गए। भाभी आंख में आंसू भरकर कहती रही, लाला, लड़कों का साथ है मेरा, पराई लड़की की जिम्मेदारी लेने से जी घबराता है। लड़की उस दिन से सचमुच ही पराई हो गई। निक्की ने फिर कभी इधर का रुख नहीं किया। अम्मा जैसे तैसे घर संभाल रही थी, पर निक्की उनके बस की नहीं थी, इसलिए मैंने दीदी से चिरौरी की और वे तुरंत चली गईं। साथ में जीजा जी भी थे। वे उसी साल रिटायर हुए थे, पर आशिकी का ये आलम था कि बीवी के बगैर एक दिन भी रह नहीं पाते थे। दीदी भी उनकी रंगीन मिजाजी से वाकिफ नहीं, इसीलिए बहू बेटियों के बीच
उन्हें अकेले छोड़ने का खतरा उन्होंने नहीं लिया था। दीदी बहुत उत्साह में भरकर यहाँ आई थी। वे बहुओं को जता देना चाहती थी कि दुनिया में उनकी कद्र करने वाले, उनके चाहने वाले भी हैं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वे लड़की को 2 दिन में ठीक कर देंगी और वे एकदम रिंग मास्टर की तर्ज पर शुरू हो गई। उनकी शक्ति देखकर तो अम्मा भी सिहर गई थी, पर बच्ची के कल्याण की कल्पना करके चुप रह गई थी। उन दिनों निक्की का जीवन एकदम घड़ी की सुइयों पर चलता। समय पर सोना, जागना, रोज नहाना, दोनों वक्त कंघी करना, ब्रश करना, समय से स्कूल जाना, नियमित होमवर्क करना, दोनों वक्त ट्यूशन पढ़ना, इत्यादि इत्यादि। लड़की जैसे बुआ के हाथों की कठपुतली बन गई थी। दीदी बहुत मेहनत कर रही थी, पर उनमें ममता की आंच नहीं थी, स्नेह का स्पर्श नहीं था। इसलिए फिर निक्की बिदकने लगी और क्या, मैंने उनकी चुप्पी को तोड़ा। आज समझ में आ रहा है अम्मा ने किस मुश्किल से ये बात मुझसे कही होगी। मुझे आज भी कहते शर्म आ रही है। कौन सी बात? अम्मा अपने देवता स्वरूप दामाद के प्रति एकाएक शंकालु हो उठी थी। रसिया तो वे जन्म के थे, पर इतनी सी लड़की पर जोर डालेंगे ये नहीं सोचा था। सहज स्नेह से वंचित, लाड़ दुलार के लिए तरसती 10-12 साल की निक्की आसानी से उनके हाथ में आ गई थी। वह दिन भर उनसे चिपटी रहती। दीदी देखती और सुलग उठती, अम्मा देखती और मन महसूस कर रह जाती। आखिर एक दिन अम्मा ने मुझसे कह दिया, बेटा इन बूढ़ी आंखों में अब चौकीदारी करने की ताकत नहीं है। तू अगर लड़की को सर्वनाश से बचाना चाहता है तो किसी अच्छे से हॉस्टल में डाल दे, नहीं तो मैं सुख से मर भी नहीं पाऊंगी। अम्मा ने जीवन भर इतना सहा था कि मैं उनके दुखों का बोझ और बढ़ाना नहीं चाहता था, इसीलिए वही किया जो अम्मा ने चाहा था। बच्ची के कल्याण का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, पर पता नहीं कहाँ क्या गलत हो गया, जिसके लिए सारी उठापटक करता रहा वही मुझसे रूठ गई। मैं तरस कर रह जाता हूँ, पर वह मुझसे बात नहीं करती। करती भी है तो उसकी जबान पर जैसे कांटे उगाते हैं, लहू लुहान कर देती है वह मुझे। उसकी आंखों में झांकती घृणा मुझे अपनी ही नज़र में छोटा बना देती है। मैं उसे इससे आगे वे बोल नहीं पाए। पुरुष थे, शायद इसी से जब्त कर सके, नहीं तो फफक कर रो ही पड़ते। मुझे अपने ही ऊपर शर्म हुआ। हमेशा पारुल के लिए ही सोचती रही मैं। मेरे बगल में लेटा हुआ यह व्यक्ति, यह भी तो बिल्कुल अकेला है। इसे भी तो अपनों ने ही छला है, किसी के स्नेह का, संवेदना का स्पर्श नहीं मिला, केवल समस्याएं ही मिली। आपकी भूल क्या थी बताओ? मैंने उनके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। जिसके लिए आपने इतनी उठापटक की, उसके मन में झांकने की, वहां लिखी इबारत को पढ़ने की आपने कभी कोशिश नहीं की। परिस्थितियों पर आपका वश नहीं था, मंजूर है, पर उनकी व्याख्या तो की जा सकती थी, अपनी मजबूरियां तो समझाई जा सकती थी। आपने सोचा होगा छोटी सी बच्ची है, क्या समझेगी। यहीं आप चूक गए। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, शत्रु मित्र की पहचान वे फौरन कर लेते हैं। उनके संवेदनशील मस्तिष्क पर हर बात का जल्दी और गहरा असर होता है, इसीलिए उनके राग द्वेष भी स्थायी होते हैं। मेरे पास उस समय इतना सोचने समझने की फुर्सत ही कहाँ थी। मैं तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में व्यस्त था, इसीलिए तो ये मोर्चा हार गए। मैंने उस गंभीर प्रसंग को हल्के फुल्के ढंग से समाप्त कर दिया ताकि वातावरण का तनाव कुछ कम हो सके, और वह हुआ भी। थोड़ी ही देर में इनकी नाक बजने लगी, लेकिन मैं सुबह तक आंख नहीं झपका सकी। मैं कमरे में बैठकर बुनाई कर रही थी कि वह दंदनाती हुई सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बुलाया था? हाँ, तुम्हारे मामा के यहाँ से मनी ऑर्डर आया है और राहुल की चिट्ठी भी। चिट्ठी? किस खुशी में? दरअसल हुआ ये कि राखी पर तो मैं चूक गई, पर मैंने तुम्हारे मामा जी को भाई दूज का टीका जरूर भेज दिया था। उसी पत्र में बच्चों के नाम तुम्हारा टीका भी भेज दिया था। उसी का जवाब आया। तुम्हारे मामा जी ने भी बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। आप मेरे लिए रिश्तेदारी क्यों जुटाती फिर रही हैं? मैंने आपसे उसी दिन कहा था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन की बात और थी पारुल, वे प्रसाद अंकल के बच्चे थे। उसे तुम रिश्ता जोड़ना कह सकती हो, पर ये तो तुम्हारे अपने भाई हैं, तुम्हारे मामा के लड़के हैं। नहीं, ना तो मेरा कोई मामा है ना भाई। आप ये चिट्ठी और रुपए अपने पास ही रखें। कम ऑन पारुल, इतना गुस्सा नहीं करते। अच्छा 5 मिनट जरा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस तरह तनकर खड़ी हो जाती है तो मुझे टेंशन हो जाती है। अनिच्छा से ही सही वह पलंग की पाटी पर बैठ गई, जैसे किसी भी क्षण उठकर चली जाएगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा यह गुस्सा असल में है किस पर, मुझ पर या अपने भाइयों पर? अगर भाइयों पर है तो उन्हें माफ कर दो। अरे बचपन में तो सभी भाई बहन लड़ते झगड़ते हैं, सगे हों तब और भी ज्यादा। मेरी माँ कहती थी बचपन में जिनसे लड़ाई होती है, बड़े होकर वे भी एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। तो बेटे बचपन की बातें इतने दिनों तक थोड़े याद रखते हैं, सब भूल जाते हैं। देखो तुम्हारे भाई भी भूल गए हैं, तुम भी उन्हें माफ कर दो। और हाँ, अगर तुम मुझसे नाराज हो पारुल तो विश्वास करो, मैंने जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। मेरा इरादा तुम्हें जी दुखाने का नहीं था। दरअसल मैं
सांस लेने के लिए रुकी तो एक बात बिजली की तरह मेरे मन में कौंध गई। मैं तुम्हें उस जगह कभी न भेजती पारुल, पर मुझे उस मरनासौन औरत की इच्छा का मान रखना पड़ा। फांसी पर चढ़ने वाले की भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। फिर ये तो तुम्हारी दिद्दा थी। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि दिद्दा ने तुम्हें एक बार देखना चाहा था। तुम उन्हें कितना याद करती हो, उससे कहीं ज़्यादा वे तुम्हें याद करती थी। तुम्हारे पास तो फिर भी एक दुनिया थी, स्कूल की, कॉलेज की, पुस्तकों की, सिनेमा की, सहेलियों की, लेकिन उनके पास तुम्हारी यादों के सिवा क्या था? इसीलिए उनकी इच्छा का मान तो रखना ही था। इतना हक तो उनका बनता ही था ना। उनके प्यार का कर्ज था तुम पर, उसे तो चुकाना ही था। सपनों सबको अपने हिस्से का कर्ज उतारना ही पड़ता है। तुम्हें पाल पोस कर दिद्दा ने जो इस घर पर उपकार किया, पापा बराबर उसका हिसाब चुकाते रहे। अंतिम संस्कार तक उन्होंने अपना यह कौल निभाया। अंतिम संस्कार किसका? यही कहने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। चिट्ठी तो कोई भी तुम्हारे कमरे में दे आता, पर यह खबर तो मुझे ही देनी थी ना पारुल। दिद्दा नहीं रही, उसका सिहरना मैंने साफ देख लिया। अच्छा हुआ जो तुम लोग उस दिन अस्पताल हुआ है। तुम्हें देखने की बड़ी साथ थी, उन्हें नहीं जाती तो मन में पछतावा रह जाता। वह पलंग की पाटी पर बैठी थी, धीरे से मेरे पास सरक आई। मम्मी, मुझे क्या फिर वहां जाना पड़ेगा? मैंने देखा उसके होंठ कांप रहे थे और चेहरे पर भय पुता हुआ था। मृत्यु से साक्षात्कार करने का हौसला कितनों के पास होता है। फिर ये तो लाख दिलेर ही सही थी, तो एक नन्ही सी लड़की ही। उसके बदहवास चेहरे को देखकर मुझे प्यार हुआ। उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम कर मैंने कहा, नहीं बेटे, तुम वहां क्यों जाओगी? प्रसाद अंकल ने कल पूछा भी था, पर मैंने साफ मना कर दिया। कहीं बच्चे भी ऐसी जगह जाते हैं? थैंक यू मम्मी, उसने कहा और धीरे से अपने को छुड़ा लिया। थोड़ी देर तक दीवार की ओर ताकते हुए चुपचाप बैठी रही, फिर सहमी सी आवाज में बोली, उस दिन उन्हें अस्पताल में देखकर मेरा मन कैसा तो हो गया था। वे बाहों में भरकर मुझे प्यार कर रही थी और मैं भागने के लिए छटपटा रही थी। वे मेरी बलाएं ले रही थी और मैं मन ही मन उन्हें कोस रही थी। उन्हें ये सब पता तो नहीं चला होगा ना? उसका स्वर इतना करुण था कि सांत्वना देना जरूरी हो गया। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, नहीं बेटे, उन्हें कुछ नहीं पता चला होगा, क्योंकि जो प्यार करते हैं वे आंख मूंद कर प्यार करते हैं। अपनों की गलतियां देखने वाली नजर ही उनके पास नहीं हुई। सच मम्मी, उसने कहा और मेरी गोद में दुबक गई। तो ये थी कहानी श्रीमती मालती जोशी जी की शापित शैशव।